नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों के मतदान के बाद अब भाजपा अपने सभी विधायकों से रिपोर्ट तलब कर रही है। कई विधायकों ने रिपोर्ट दी, लेकिन कई विधायकों से कई और बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है और इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि पूरे मतदान की जो फुल प्रूफ जानकारी बीजेपी संगठन चाहता है और कई बिंदुओं पर यह जानकारी मांगी गई, जैसे कि उनके क्षेत्र में वोट प्रतिशत कैसा रहा, बूथवार वोट प्रतिशत की स्थिति कैसी रही, किन किन बूथों पर पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तुलना में 370 अतिरिक्त वोट डल पाए, क्योंकि भाजपा ने इसको मिशन बनाया था इस बार कि हर बूथ पर 370 से ज्यादा वोट तो अपने बढ़वाने ही हैं। तो ऐसे कई बिंदुओं पर विधायकों से रिपोर्ट तलब की है भाजपा ने और इसके बाद इसी रिपोर्ट के आधार पर एक बड़ी बैठक होगी भोपाल में, जिसमें भाजपा अपने सभी विधायकों को तलब करेगी और वहां पर जो भाजपा के नीति निर्धारक हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो प्रदेश के संगठन और सत्ता का नेतृत्व कर रहे हैं, उन सभी के साथ में ये चर्चा होगी कि आखिर लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो प्रदर्शन है वो कैसा रहा। हार जीत अलग है, लेकिन विधायकों ने अपने स्तर पर क्या किया, कितना खास किया, कितना अलग किया, इन सब को लेकर के मंथन होगा और उसी के आधार पर इन तमाम विधायकों के, जिनमें मंत्री भी शामिल हैं, उन सभी का रिपोर्ट कार्ड और कहें कि जो अगला भविष्य है, उनका जो राजनीतिक भविष्य है, वो तय होगा। तो बताया जा रहा है कि 80% विधायकों को दूसरे प्रांत में चुनावी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कई विधायकों को जातिगत समीकरण के हिसाब से तो कई को उनके चुनावी अनुभव के कारण अलग अलग राज्यों में भेजा गया है। दिल्ली में एक लोकसभा सीट पर मध्य प्रदेश से 8 से ज्यादा विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है। तो उड़ीसा में भी कुछ सीटों पर मध्य प्रदेश से विधायकों को भेजा गया है। तो अधिकांश विधायक ने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन कई विधायक अभी तक नहीं रिपोर्ट दे पाए हैं, जो भी कारण रहे हों। कुल मिलाकर के भाजपा एग्जिट पोल से पहले या कहें कि नतीजों से पहले आश्वस्त होना चाहती है कि मध्य प्रदेश में क्या संभावना बन रही है। तो मतदान जो हुआ उस पर अब मंथन रिपोर्ट के आधार पर होगा, जो रिपोर्ट विधायकों से मांगी गई है। जाहिर सी बात है कि जो विधायक हैं वो बिल्कुल जमीनी स्तर पर जुड़े रहते हैं, अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं और उन पर उनको ही कहें कि बड़ा दारोमदार दिया गया था। चलिए हम इसी पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय उनका करवाते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी और हमारे एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जी हैं। आप दोनों का स्वागत करते हुए पहला कमेंट सुरेश सर आपसे, तो ये जो रिपोर्ट मांगी गई है लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर और भी कई बिंदु हैं, ये क्या रूटीन प्रोसेस है या फिर इस बार कुछ विशेष है जो रिपोर्ट तलब की गई है विधायकों से? जी सुरेश सर। जी, सवाल एक बार दोबारा हाँ प्लीज। सर, ये जो विधायकों से भाजपा ने रिपोर्ट मांगी, ये एक रूटीन प्रोसेस का हिस्सा है या फिर इस बार कुछ खास है, कुछ विशेष है कि इस बार इस अंदाज में कई बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है? देखिए, आमतौर पर चुनाव के बाद हर विधायक से ये रिपोर्ट मांगी जाती है, ये परंपरागत है और इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि किस पोलिंग बूथ पर कितने वोट पड़े और कितने उसमें से पार्टी को मिले। यानी कांग्रेस वाले भी यही करते हैं और भाजपा वाले भी यही करते हैं। तो किसको कितने मिले, अब जिसका अभिकर्ता यदि सतर्क है वो ज्यादा एक्चुअल रिपोर्ट दे देता है। तो भाजपा वाले पहले से ही तैयारी में रहते हैं कि उनके जो संभावित वोट हैं उनको पर वो टिक मार्क करते हैं और बता देते हैं कि पोलिंग बूथ में किस पार्टी को कितने कितने वोट मिले हैं। तो अब विधायकों के पास अपने क्षेत्र का एक्जाइव हुआ है और इस प्रकार से लोकसभा का क्षेत्र का आंकड़ा निकल आता है। तो एक एक पोलिंग बूथ से पूछने की बजाय विधायकों से पूछ करके इसकी पूर्ति की जा रही। तो एक तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा ये कि केंद्र सरकार जो है वो कोई जोखिम नहीं, मतलब केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए वो बार बार रिपोर्ट मांग रहे हैं कि आप बिल्कुल वो बताइए जो परिणाम आने वाले हैं। अच्छा। तो इसलिए भी ये सख्ती से
विधायकों को कहा जा रहा है कि आप जो है इसके संबंध में हमको जानकारी भेजिए। तो ये स्थिति है इस समय, क्योंकि इस समय जो वातावरण दो प्रकार के बने हैं। पहला एक वातावरण ये है कि मीडिया सेक्टर से जो रिपोर्टें जा रही हैं, सट्टा बाजार से जो रिपोर्टें जा रही हैं और पार्टी की जो रिपोर्टें हैं, उसके बीच में किस प्रकार का तालमेल है, ठीक है। ये बातें इस समय राष्ट्रीय मंथन का विषय, केंद्रीय नेतृत्व के मंथन का विषय बना हुआ है। तो मुझे लगता है मोटे तौर पर विधायकों से इसी का निमित्त जानकारी मांगी जाती है। जी, अब अगर सवाल ये है सर कि भाई वोटिंग क्यों कम हुई आपके क्षेत्र, मतलब ये विधायकों के लिए एक बड़ा टेंशन का सब्जेक्ट नहीं रहेगा? आपको लगता है कि भाई ये जितनी जिम्मेदारी दी गई थी, इतना हाइप बनाया गया था और विधानसभा चुनाव के बाद तो और ही ज्यादा उत्साहित था हर कोई, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, क्या ही जवाब दे देंगे विधायक इसमें? देखिए, विधायक को भी मालूम है, केंद्रीय नेतृत्व को भी मालूम है कि मतदान जो है कम क्यों हुआ है। उसके दो तीन कारण बहुत स्पष्ट हैं और मोटे तौर पर यही संदेशात्मक बातें जा रही है। पहली बात यह है कि ये वातावरण निर्मित हो गया कि तरफा भाजपा जीत रही है, विपक्ष नाम की कोई चीज पूरे देश भर में नहीं है। इसलिए न तो भाजपा के कार्यकर्ता में उत्साह था मतदान कराने का पहले और दूसरे चरण में, और न ही जो है आम जनता के दिमाग में ये था। आम जनता का ये मानना था कि भाई जो भाजपा का समर्थक वोटर है वो यदि वोट डाल देता है तो इस प्रकार का जो टेम्परामेंट बना हुआ है, इसमें भाजपा की चुनाव जीतने की स्थिति निर्मित हो जाएगी। तो जो फ्लोटिंग वोट होता है या जो कट्टर समर्थक नहीं होता और ये सोचता है जाएंगे तो डाल देंगे करके वाला मामला जो है। दूसरा क्या है, अपने चुनाव का कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं है कि हमने छुट्टी एंजॉय कर ली और हम वोट डालने नहीं गए, तो इसके ऊपर कोई पनिशमेंट की स्थिति नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि जब छुट्टी डिक्लेयर की गई है तो जिस उद्देश्य के लिए छुट्टी डिक्लेयर की गई है उस उद्देश्य की पूर्ति आप नहीं कर रहे हैं तो उसकी छुट्टी का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, यदि इस प्रकार का होता है। तो एक और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में सत्ता का बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री के रूप में नए चेहरे आए हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कोई ऐसा न लगने दिया कि भाई कोई चेंज हुआ है। इसके बावजूद भी महिलाओं में एक प्रकार जो वातावरण था उसको निर्मित करने का समय मुख्यमंत्री जी को, नए मुख्यमंत्री जी को नहीं मिला। तो यदि उनको समय मिलता तो वो भी लाडली बहनों के बीच में जाते हैं और उनके प्रिय बनते। तो ये इसके कारण भी एक जो प्रतिक्रियात्मक जो होता है, एक प्रतिक्रियात्मक होता है, वो मुझे लगता है बात हुई है। ठीक है, हमारे साथ रवि जी भी हैं। जी जी, आता हूं सर आपके पास में। रवि जी, तो ये जो बिंदु हैं कितने खास हैं? क्योंकि जो 370 वाला पॉइंट है वो तो इसी बार इसमें ऐड किया गया होगा, तो पहले पॉइंट्स को आप कैसे देखते हो जो जानकारी मांगी गई है? बीजेपी जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है, आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 51% वोट शेयर का एक टारगेट फिक्स किया था और काफ़ी हद तक उसमें सफलता मिली। 8.5% के आसपास वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया भी उनका। तो वही बात है कि अब लोकसभा चुनाव में जब 370 का जो टारगेट दिया है कि प्रति बूथ जो है 370 वोट बढ़ाने हैं, और सवाल ये है कि देखिए बीजेपी की ये अपनी खूबी है और इसीलिए वो अनुशासित पार्टी कहलाती है कि जो आपको काम दिया है वो आपने कितनी शिद्दत से किया, नहीं किया। अगर नहीं किया है तो पार्टी उसके हिसाब से फिर आगे संबंधित का बारे में सोचती है, विचार करती है। क्योंकि देखिए, और जहाँ तक है अब इतना बड़ा दल है, सभी तरह के मिजाज के लोग हैं, सभी तरह के हैं। कई बार मैदानी स्तर पर जो नेता है वो अपने आप को सर्वे सर्वा पार्टी से भी ऊपर मान लेता है, फिर वो अपने हिसाब से काम करता है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक तौर पर अब विधायक हैं, अब 166 विधायक हैं। तो विधायक एक तरीके से देखा जाए तो अपने क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से सबसे प्रमुख है। अगर वही ठंडा रुख अपनाता है तो फिर मंडल के जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष और तमाम जो पदाधिकारी, जो पूरी चेन है, वो भी कहीं ना कहीं ठंडा रुख अपना लेती है। तो एक तो वो वजह है कि इसमें इस सर्वे में वो चीज़ आ जाएगी कि कहाँ बिल्कुल शून्य रहा और कहाँ किसी ने बिल्कुल अगर उत्साह से काम किया। और दूसरी एक बड़ी बात ये भी है कि देखिए इस बार जो बीजेपी ने अभियान चलाया, बड़ी मात्रा में लाखों की संख्या में लोग जैसा दावा किया जा रहा है आए कार्यकर्ता, और आए भी हैं। देखिए भले ही लाखों में ना हो, लेकिन जितना दावा है वो उतना ना सही, लेकिन दिख तो रहा है। तो उससे भी कहीं ना कहीं एक तरीके का जो विरक्ति पैदा होती कि भाई ठीक है अब आप इन्हीं से काम करा लीजिए। कई बार इस तरह के हालात भी पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति तो स्वाभाविक तौर पर इन तमाम चीज़ों को देखते हो, क्योंकि देखिए आगे चल के पार्टी को तो एक समायोजन भी करना है। अगर 4.5 साल नए पुरानों को तालमेल बिठाना है, वो तमाम चीज़ें भी है। तो
अगर इस तरह के रीज़न भी सामने आते हैं, दूसरा जो समसामयिक रीज़न है वो तो गिना ही जा रहा है कि भाई शादियाँ थी, महिलाएं थोड़ा सा नाराज़ थी, या कोई और भी रीज़न है, गर्मी है, ये तो खैर एक ठीक है ऊपरी तौर पर है। लेकिन जो पन्ना प्रमुख बनाए गए, अर्ध पन्ना प्रमुख बनाए गए, जो त्रिदेव बनाए गए, जो जिनको जो दायित्व दिए गए, जिनको लेकर पार्टी बड़े बड़े दावे करती रही, जब एक पन्ने में अगर मान लीजिए 60 नाम है और उसमें भी अर्ध पन्ना प्रमुख बना दिया कि भैया आप आधे आप देख लो, आधे आप देख लो, तो उनने क्या किया? तो कैसे क्यों मतदाताओं को नहीं निकलवा पाए वो? तो तमाम चीज़ें जब तक अगर चिंतन मंथन नहीं होगा तो फिर अगले चुनाव की तैयारी कैसे होगी? क्योंकि जिन लोगों की पहचान तो करनी पड़ेगी कि जो इस तरह से निष्क्रिय रहे या किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने उसमें रुचि नहीं ली, जी। तो वो तमाम चीज़ें हैं और उसको लेकर पार्टी लगातार मंथन करती है, क्योंकि इतना बड़ा दल है, पूरा प्रदेश है, लाखों की संख्या में लोग हैं और कई तरह की बातें आती भी है। ज़्यादा उद्दंडता कहीं नज़र आती तो पार्टी वो उस पर कार्रवाई भी करती है, लेकिन कई इस तरह के अंदरूनी जो मामले होते हैं उनमें उस पर उसकी तरीके से फिर उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम जो कवायद है, वो तो खैर नतीजे अब ईवीएम में कैद है, तो वो तो 4 जून को जो होगा खुलासा होगा। फिर आगे उसी हिसाब से स्ट्रेटजी भी बनाई जाती है कि अगर कहीं बहुत ज़्यादा कुछ है तो वहाँ किस तरह का माहौल रहने वाला है, क्या होने वाला है, वो तमाम चीज़ें होती जिनको लेकर पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। तो उस रणनीति के लिए भी ये पूरी कवायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस दिशा में जारी है। गीत जी, ये देखिए कुछ और पॉइंट्स की हम बात करें। एक पॉइंट ये भी पूछा गया कि जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम रहा वहां पर पार्टी के अनुकूल या प्रतिकूल कैसा प्रभाव पड़ सकता है। मतलब विधायक से बहुत डिटेल उन्होंने ये भी बोला कि भाई किस नेता ने काम किया, किस कार्यकर्ता ने किया, कौन औपचारिकता निभाता रहा, मतलब बहुत अब लेकिन जहां पर खुद विधायक ही ठंडा होगा तो वो क्या ऑथेंटिक रिपोर्ट पेश करेगा, उसमें कितनी सच्चाई है, वो रिपोर्ट कितनी सही है, उसमें जो आंकड़े पेश किए जाए। क्योंकि ये भी पूछा गया कि भाई मतदान बढ़ाने के लिए वो विधायक ने क्या जतन किए। तो इन सब चीज़ों मतलब वो रिपोर्ट का वाकई अगर विधायक से ही मांगी जा रही तो कितनी ऑथेंटिकनेस रहेगी उसमें, या पार्टी उस पर कितना भरोसा करती है या नहीं करती है, फिर कैसे देखते हैं इस पूरे प्रक्रिया को आप? देखिए दीपेश जी, जहाँ तक मैं जितना भाजपा को जानता हूँ और जितनी मेरी भाजपा के बारे में जानकारी है उसके तहत ये है कि संगठन के जो है पहले से ही फीडबैक होता है। फीडबैक को कंफर्म करने के लिए वो नीचे स्तर से अपने फीडबैक को वेरीफाई करते हैं और इसी कारण रिपोर्ट मांगी जाती है। ऐसा नहीं कि विधायक से मांगी गई है, हो सकता है उसमें जिस बूथ का अध्यक्ष है, जिस बूथ का पन्ना प्रभारी है, जिस बूथ की जिम्मेदारी जिस विधायक को या जिस प्रभारी को दी गई थी, ये अलग अलग रिपोर्ट सबमिट होती हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर फिर वो अपनी रिपोर्ट को वेरीफाई करते हैं और ये रिपोर्ट इसलिए भी काफी महंगी मानी जाती है क्योंकि अगर आप लंबे समय से देखें पूरे देश में बूथ मैनेजमेंट को लेकर मध्य प्रदेश बड़ा चर्चा में रहा है और अगर उस बूथ मैनेजमेंट के चलते अगर बंपर सीटें विधानसभा चुनाव में आ सकती हैं तो लोकसभा चुनाव में आखिर ऐसा क्या कारण है। ये अलग बात है कि शादी था, विवाह थे, सारी चीजें थी, लेकिन चारों चरण में अगर मतदान का प्रतिशत घटा है तो उसका एनालिसिस करना हर राजनीतिक दल का दायित्व है। लेकिन भाजपा माइक्रो मैनेजमेंट के तहत अगर काम करती है तो उसका एनालिसिस भी वो करती है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी, आखिर वोटर घर से क्यों नहीं निकला। अगर आपसे कहा गया था, अगर आपको याद हो, तीसरे चरण में मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष खुद टेलीफोन लगा लगा के लोगों को बोल रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को कि जाइए वोटिंग कराइए 11 बजे से पहले जितनी वोटिंग हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये पूरी एक्सरसाइज इसी बात को लेके है कि आखिर जिसको जो जवाबदारी दी थी, जो जिम्मेदारी दी थी, वो कितना उस परसेप्शन पे खरा उतरा है और आखिर नहीं उतरा है तो क्या कारण रहे, क्या बूथ पर कोई गड़बड़ी थी या जो जिम्मेदार था उसकी गड़बड़ी थी या वाकई वोटर जो उदासीन था जो घर से नहीं निकला। बिल्कुल। एक सुरेश सर से और जानकारी हम लेना चाहेंगे, भाजपा को तो बहुत करीब से देखते आए हैं सर, ये रिपोर्ट के बाद क्या वाकई एक्शन होते हैं? क्या इसी से कैबिनेट की फिर नई शक्ल सूरत तय होगी? क्या इसी से विधायकों को क्या कैसे आगे ट्रीट करना है? क्या ये वाकई ये इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहने वाली है? देखिए दीपेश जी, एक सबसे खास बात ये है कि ये कोई दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जो है एकत्रित नहीं की जा रही है। ये आगे की रणनीति तय करने के लिए दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष ये है कि हमारा कहाँ कार्यकर्ता कमजोर है, कहाँ हमारा विधायक कमजोर है, कहाँ हमें मरहम पट्टी की जरूरत है, कहाँ क्या करने की जरूरत है। ये भविष्य के लिए एक रणनीति तय हो जाती है। यदि मान लो मंत्रिमंडल में विस्तार चेंज करने की बात आती है, किसी को दंड देने की बात भी आती है, तो वो ऐसे माहौल में कभी नहीं होता कि हम ये संदेश जाए कि दंड दिया जा रहा है, क्योंकि
राजनीति में कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा नहीं होता। आप 5 पद पर बैठे हो, 2 साल बाद आप हट जाओगे, तब फिर क्या होगा? तो इसलिए इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये तो एक हम लोग जो है ये तय कर लेते हैं कि ये होगा। अदरवाइज ये तय होता है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की जिम्मेदारी दी जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जो भाजपा को नजदीक से देखा उसमें ये होता है कि आज यदि मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूँ किसी मंडल में, किसी वार्ड में, किसी जिले में, तो मुझे दायित्व चेंज किया जाएगा और दायित्व चेंज करके वहां बैठाया जाएगा जहां मैंने काम करके अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया है। तो ऐसा नहीं है कि उसको लूप लाइन में डाल दिया और ऐसा कर दिया। काम तो सबसे लेना पड़ता है कार्यकर्ता से। और इसी प्रकार की स्थितियां मंत्रिमंडल में रहेगी। मंत्री के क्षेत्र में जहाँ काम हुआ है तो फिर आप उसका पोर्टफोलियो बदल देंगे या फिर उसको हटाने जैसे लगता हो तो हटा देंगे। उसकी समाज की दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब बातों का ध्यान रख करके निर्णय होते हैं। तो ये दूसरा आप ये देखिए कि यदि किसी सेंट्रल मिनिस्टर के क्षेत्र से यदि गड़बड़ हो रही है तब आप क्या करोगे? फिर आप क्या सेंट्रल मिनिस्टर को हटा दोगे क्या? तो ये मुझे नहीं लगता कि इस टाइप की बातें होती। लेकिन कुल मिलाकर के एक जो हम अपना डाटा तैयार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का डाटा तैयार होता है, जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं वो किस प्रकार की व्यू रचना करेंगे। 2 अभी फेज बचे हुए हैं। हमको यदि ये लगेगा कि मध्य प्रदेश 29 की हमने टारगेट बैठा रखा था और वो तो 26 की आ रही हैं, तो 3 सीट कहां से कवर की जाएंगी? इस टाइप की रचना के लिहाज से सारी चीजें होती हैं। क्योंकि ये चुनाव का दंगल है, इस चुनाव के दंगल में किस प्रकार से जीतना है, इस रणनीति पर ज्यादा काम होता है। किसको क्या करना है, ये तो सब चुनाव के बहुत बाद के विषय है। बिल्कुल। रवि जी, तो क्या प्रिडिक्शन के लिए केवल ये कि भाई जो 400 पार या 370 की बात हो रही थी, क्या उसके लिए इतनी सब कवायद हो रही है? हालांकि सुरेश जी बता रहे कि ये एक रूटीन प्रोसेस है और देखा हमने कि भाई पहले भी विधायकों से इस तरह से रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। लेकिन सुरेश जी तो इनकार करें कि इस रिपोर्ट से आगे कोई बड़े चेंजेस होंगे। लेकिन चलते चुनाव में ऐसी बातें आई कि भाई जिस क्षेत्र में कम होगी वोटिंग वहाँ के मंत्री को फिर देखना पड़ेगा या उनके भविष्य को लेकर सोचना पड़ेगा। तो ये क्या केवल एक चेतावनी के लिए थी या फिर नहीं वाकई इस रिपोर्ट के आधार पर हो सकता है कुछ मंत्री पद से हटें, कुछ नए चेहरों को मौका मिले? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए दीपेश जी, हालांकि सुरेश जी ने काफ़ी क्लियर कर दिया है कि कोई इस तरह का संदेश देने वाला कोई ऐसी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक प्रक्रिया होती है कि आगे चलकर इस व्यक्ति पर भरोसा किया जाए, नहीं किया जाए, उसे क्या दायित्व दिए जाए, वो किस योग्य है, वो तमाम चीज़ें। वो सही बात है कि उससे ये इस जो फीडबैक है या जो चुनाव में जिसने जो किया है, तो सज़ा तो उसको निश्चित तौर पर मिलेगी। लेकिन ऐसी सज़ा नहीं होती कि वो उसको खुद को एहसास हो जाएगा कि हाँ मुझे सज़ा मिली है। लेकिन दिखावी के तौर पर अगर देखा जाए कि जिसके कोई बड़ा पार्टी को नुकसान हो, इस तरह की सज़ा नहीं होती है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए किसी को दाएं बाएं कर दिया, वो उसको समझ में आ जाता है कि मुझे क्यों दाएं बाएं किया गया है। तो सवाल वही है कि इतना बड़ा संगठन है और नहीं, अब देखिए आप उधर जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा के बेटे, उनको चलते चुनाव में नोटिस पकड़ा गया कि ना तो आप वोट डालने गए, ना आपने कोई प्रचार में दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उनकी सीट पे किसी और को उतार दिया। तो भाई चलते चुनाव बीजेपी ने एक्शन करके भी दिखाए हैं। नहीं, जयंत सिन्हा की सफाई भी आ गई है, आपको ध्यान होगा। देखिए जयंत सिन्हा जी ने कहा है कि उन्होंने काफ़ी पहले, चूँकि वो व्यक्तिगत कारणों से विदेश यात्रा पे थे और उन्होंने पार्टी को इस बारे में काफ़ी पहले इन्फॉर्म कर दिया था। उन्होंने ट्विटर पर भी हमें ये खबर डाली थी और उनसे जब ये पूछा गया कि आपने वोट भी नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है। मतलब ना जितना शालीनता से उनसे पूछा गया उतनी ही शालीनता से उनको उत्तर भी दिया उन्होंने। जहाँ तक मैंने कहा ना कि बीजेपी वाकई में ना इतना अनुशासित दल वाकई में अभी तो देश में कोई दूसरा नहीं है जहाँ पर होता भी है कुछ तो पता नहीं चलता है कि क्या वो सामने वाले को तभी उसका एहसास होता है जब उसको लगता है कि हम। तो अगर मान लीजिए इस चुनाव में किसी ने इस तरह की निष्क्रियता दिखाई है या किसी मनमुटाव के चलते, कई बार सांसदों से भी विधायकों का मनमुटाव रहता है, क्योंकि विधायक के सांसद की तो कोई टीम होती नहीं है, वो तो विधायकों की टीम पर काम करते हैं। तो सवाल ये है कि अब जिन विधायकों पे आप आश्रित होकर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कई बार होता है तालमेल नहीं बैठता, कई कारण होते हैं उसके, और उसके चलते भी कई बार इस तरह की स्थिति। जो विधायक खुद तो उन तमाम चीज़ों को सुधारना, ऐसा नहीं कि केवल विधायक को सुधारा जाए, सांसद जी को भी कहा जाएगा कि भैया भविष्य में ध्यान रखिए, नहीं तो फिर कल को ऐसा होगा तो फिर
दिक्कत तो सभी को होना है। तो कई तरह की स्ट्रेटजी होती है। और फिर देखिए अभी नतीजे आना है, नतीजों से पहले सर जैसे शर्मा जी ने कहा कि भाई अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में 1-2 सीटें कम हो रही है तो बाकी जगह कैसी स्थितियाँ हैं, पूरे देश की जो समग्र स्थिति होगी उसके लिहाज से क्या रणनीति बनाना है पार्टी को, उन तमाम चीज़ों पर, उन तमाम बातों पर मंथन करने के बाद फिर पार्टी, क्योंकि इतना देखिए आप हमको भले ही इतना सतही तौर पर लगता हो आम जनता को, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लिए पूरी स्ट्रेटजी तैयार करना एक अपने आप में काफ़ी महत्व होता है और उसके पीछे कई मंथन होते हैं कई तरह के, और उनमें भी ये इस तरह के जो सर्वे है, फीडबैक है जो मध्य प्रदेश से मिलेगा वो उन तमाम बातों पर निर्भर करता है। तो गीत जी, लास्ट कमेंट आपसे यही कि भाई विधायक की भी अग्नि परीक्षा होगी कि वो रिपोर्ट जो दे रहा है वो कितनी सटीक बैठती है, क्योंकि जिन बूथों पर देखिए आप कम मतदान हुआ उनसे पूछा गया कि भाई प्रतिकूल तो असर नहीं पड़ेगा, अनुकूल पड़ेगा। अब विधायक अभी भले मन रखने को कह दे लेकिन कल को प्रतिकूल पड़ गया असर, तो ये तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल होगा। दूसरा, ये प्रिडिक्शन के जरिए क्या भाजपा ये भी टटोलना चाह रही कि जो 370 का उसने नारा दिया था कि भाई 370 केवल सीट नहीं, 370 हर बूथ पर वोट बढ़ाने का भी टारगेट दिया था, क्या उसका भी वो देखना चाह रही कि भैया क्या रहा असर, कितना रहा? देखिए जहां तक मेरी, जितना मैं बार बार वही बात कहूंगा, जितना मैं भाजपा को समझता हूं, अगर आप देखें दूसरे चरण के बाद अमित शाह का जो संदेश था, खासकर अगर देखा जाए तो पूरी पार्टी को संदेश था कि मतदान को लेकर आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, मतदान का प्रतिशत, ये इससे ये कहीं बात नहीं आ रही कि भाजपा का प्रत्याशी हार रहा है और कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है। बात इतनी सी है कि जो बूथ का टारगेट लिया था वो टारगेट हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, और जो अचीव नहीं कर पा रहे हैं उसके कारण क्या है। आखिर वो कारण को जानने के लिए, जैसा सुरेश जी ने भी उसको, मेरी बात को और आगे जाकर कहा कि आखिर उन गलतियों को आगे कैसे सुधारा जाए, इस सुधार के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। रही दंड, देखिए किसी भी राजनीतिक दल में कोड़े नहीं पड़ते हैं सजा के तौर पे, लेकिन दायित्व तो बदल जाते हैं। जैसा सुरेश जी ने कहा, दायित्व बदलने के लिए भी कोई ऐसी ठोस चीज, जैसे अब कई मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, तो वो 1-2% का अगर कहीं रेशो है तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए उनका मंत्री पद चला जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि स्थानीय स्तर पर जिसको जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको जो दायित्व दिया गया था, उन दायित्वों में हो सकता है कि परिवर्तन हो, लेकिन उसकी खबर भोपाल तक नहीं आती क्योंकि वो संगठन स्तर पर होता है। लेकिन विधायक का रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल मायने रखा जाएगा, क्योंकि उसकी विधानसभा सीट में जितना मतदान केंद्र है, उस मतदान केंद्र पर कितनी एक्सरसाइज की गई, कितने लोगों ने उसमें मेहनत की, और आखिर उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, उस रिपोर्ट के आधार पर मुझे लगता है विधायक अपनी बात रखेगा। तो मुझे लगता है संगठन उस बात को गंभीरता से सुनता है और आगे उसमें क्या सुधार हो सकता है, क्या परिवर्तन हो सकता है और किस तरह से और तेजी से काम किया जा सकता है, इस पे काम होता है। जी, एक लास्ट कमेंट और हम सुरेश सर से ले ले। तो सर अभी खबर ये भी आई कि जैसे कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना के लिए ट्रेनिंग देगी, भाजपा भी ट्रेनिंग देगी, ये भी क्या रूटीन प्रोसेस ही है या फिर जो स्थितियां हैं कि भाई इस बार 29 सीटों का सवाल है या 400 सीटों का सवाल है और इसलिए बिल्कुल पूरा, क्योंकि वैसे तो हमने कभी नहीं सुना कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को कोई विशेष ट्रेनिंग देना पड़ती है स्पेशली या कोई ध्यान रख, लेकिन फिर भी कैसे देखते हैं इस कवायद को आप? ये केवल प्रशासन तंत्र पर दबाव बनाने की बातें होती हैं। मेरा मानना ये है कि यदि इस तरह की ट्रेनिंग दी जाने की बात की जा रही है तो ये ट्रेनिंग दे देते हैं आपकी, भाई जनता के बीच में कैसे जाया जाता है, कैसे मतदान कराया जाता है, ये ट्रेनिंग देते हैं तो ज्यादा प्रभावशाली बात होती। अब केवल आप ये करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी कहे हम तो आ ही रहे हैं, हमने तो सूची बना दी है, इसका मतलब ये है कि काउंटिंग में ठीक ठाक रहिए भाई, नहीं तो देखिए हम आ रहे हैं, आ गए तो कभी क्या करेंगे, अदरवाइज हमारे ध्यान में तुम्हारा नाम आ गया है। तो ये एक प्रकार का राजनीतिक जो प्रेशर बनाने वाली बात है, सो है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि काउंटिंग के अंदर जब हम सब लोग जाकर के देखते हैं तो वो उनके बगल में थोड़े न बैठते हैं कि जो सब कुछ तो वो दूर बैठते हैं। तो इसलिए पहले जो काउंटिंग होती थी टेबल के सामने टेबल चेयर लग जाती थी, अब तो जाली लगती है, जाली के बाहर खड़े रहो आप। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आप करोगे क्या? ये कैलकुलेटर ले जाने की बातें करी जा रही हैं ताकि काउंटिंग में कोई मिस्टेक न कर दी जाए, जोड़ने घटाने में गड़बड़ न कर दी जाए, तो स्लैब जारी होता है बाकायदा। तो ये हाँ, और एक मशीन में 1000 वोट के आसपास डलते हैं, उसमें क्या करेगा और क्या गड़बड़ी करेगा। एक मशीन का यदि मान लो आपने गिनती बता दी, तो मुझे लगता है कि ये सब बातें केवल उस समय जो काउंटिंग के अंदर कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं उनके ऊपर इंप्रेशन और एक प्रकार का प्रभाव डालने की बात रहती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त निकाला आपने। गीत जी आपका शुक्रिया, रवि जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए
भाजपा बहुत आगे तक की तैयारियां करके चलती और इसीलिए हर विधायक से यहाँ पर पूरा डेटा मंगाया गया कि भाई कैसी रही वहाँ पर वोटिंग, क्या कुछ खास रहा, जो टारगेट दिए थे पूरे हुए नहीं हुए, और कैसा पूर्वानुमान हो सकता है चुनाव का, यानी नतीजों का कहना चाहिए। क्या 29 आ रही हैं, 28 क्या बरकरार हैं या फिर कुछ कम हो रही हैं, हाँ, और वोटिंग परसेंटेज क्यों कम रही, इसका पूरा डेटा मांगा है विधायकों से। अब देखना है कि वो क्या रिपोर्ट देते हैं और इसका रिपोर्ट का आगे क्या असर होता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।